हेलो दोस्तों, इस टाइम स्टडी ऑनलाइन प्लेटफार्म पर सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरी तरफ से स्वागत है। आइए दोस्तों, तो आज क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ते हैं। जो चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, इसी का ही एक टॉपिक पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। आज उसका ही आगे चालू कर रहे हैं, जो कि टॉपिक है रॉलेट एक्ट और एक दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ये रॉलेट एक्ट क्यों लागू हुआ था और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ। ये बहुत ही एक रॉलेट एक्ट जो कानून था, बहुत ही एक अत्याचारी कानून था और उसके ही परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉलेट एक्ट क्या था। ये रॉलेट एक्ट और इस रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यही दो टॉपिक पढ़ना है दोस्तों आज। जो भारत में राष्ट्रवाद का जो चैप्टर है, इसमें आज दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। एक है रॉलेट एक्ट और दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जानते हैं दोस्तों कि रॉलेट एक्ट भारत में क्यों लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, इसका क्या कारण था, क्या वजह था और इसमें कैसा ये कानून था कि यह एक अत्याचारी कानून हो गया। इसका नाम कैसे पड़ गया कि यह एक रॉलेट एक्ट था। तो दोस्तों जो रॉलेट एक्ट है यह लागू हुआ था 1919 ईस्वी में। ये रॉलेट एक्ट लागू हुआ था 1919 ईस्वी में। ये 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। कैसे लागू हुआ था, कब ये कानून बना, कब पारित हुआ और कब इसको लागू कर दिया गया। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट लागू हुआ था 1919 ईस्वी में। आइए जानते हैं ये रॉलेट एक्ट कैसे, ये रॉलेट एक्ट एक नियम बन गया 1917 ईस्वी में। ये बात है 1917 ईस्वी का। इंग्लैंड की जो सरकार ये रॉलेट एक्ट को लागू किया था। भारत में रॉलेट एक्ट क्यों लागू करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक हो चुके थे। इससे पहले महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में एक सत्याग्रह किए थे गोरे और काले के खिलाफ। इसमें गांधी जी को जीत हुआ था। उसके बाद गांधी जी पुनः 1915 ईस्वी में भारत में आ जाते हैं और भारत में आकर एक चंपारण सत्याग्रह करते हैं। यहाँ पर भी गांधी जी को जीत हो जाता है। इसके बजाय अंग्रेजों को लगा कि अब भारत आज़ाद हो जाएगा, यानी कि भारत के लोग अब एकता हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। अंग्रेजों को लग रहा था कि भारत अब हमारे हाथ से निकल जाएगा, यानी कि गुलामी के जंजीर से भारत अब बाहर निकल जाएगा। अंग्रेजों को यह अब भय सताने लग रहा था। तो अंग्रेज इसके लिए सोचे कि कोई एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे हम लोग भारतीयों पर अत्याचार कर सके। और इससे पहले 1905 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किए थे, वो भी सांप्रदायिकता के आधार पर। सांप्रदायिकता कहने का अर्थ होता है एक धर्म को बढ़ावा देना। अंग्रेज ये बंगाल में कर चुके थे, यानी कि वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम में फूट डाल दिए थे। लेकिन 1916 ईस्वी में हिंदू और मुस्लिम एक हो गए। तो अंग्रेजों को अब लग रहा था कि जो भारत के यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं अपने आज़ादी को समझ गए हैं, अब ये आज़ाद होना चाहते हैं, ये हमारे हाथ से अब निकल जाएंगे। इसके चलते अंग्रेजों ने सोचा कि एक हम ऐसा कानून लाए जिससे भारतीय लोगों पर अत्याचार कर सके। तो जो इंग्लैंड की सरकार थे उसकी अध्यक्षता में यह एक नियम पारित किया गया था, रॉलेट एक्ट। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। इसकी अध्यक्षता में एक कानून बनाया गया। इसकी अध्यक्षता में बोला गया कि एक कानून लाया जाए। तो इसकी अध्यक्षता में इंग्लैंड के हाई कोर्ट में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून पारित किया गया।
कानून पारित किया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय गवर्नर जनरल थे और इसकी अध्यक्षता में इंग्लैंड के हाई कोर्ट में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून पारित किया गया 1917 ईस्वी में कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो भारतीयों पर अत्याचार किया जा सके, किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर कभी भी गिरफ्तार किया जा सके। 1917 ईस्वी में एक कानून बनाया गया और यह कानून 1918 ईस्वी में अपना रिपोर्ट जारी करती है। 1917 ईस्वी में एक कानून पारित किया गया, लेकिन 1918 ईस्वी में यह अपना जो है रिपोर्ट जारी करती है। 1918 ईस्वी में यह कानून अपना रिपोर्ट जारी करती है। मात्र एक साल के अंदर में यह पता कर लिया कि भारतीयों में क्या क्या कमजोरी है। एक साल के अंदर ये पारित हो गया, पता कर लिया गया एक साल के अंदर कि भारतीयों में क्या क्या कमी है। और ये 1918 ईस्वी में अपना रिपोर्ट जारी करता है और रिपोर्ट जारी करता है, इसमें से कुछ सुधार करता है। इस रिपोर्ट में कुछ सुधार कर कर एक बिल के माध्यम से इंग्लैंड के संसद में ये बिल पेश किया जाता है। 1917 ईस्वी में एक कानून पारित किया गया। 18 ईस्वी में यह कानून अपना रिपोर्ट जारी करती है और ये रिपोर्ट जारी करती है, इसमें से कुछ सुधार कर बिल के माध्यम से इंग्लैंड के संसद में पेश किया जाता है। और यहाँ पर 2 बिल पेश किया जाता है। ये बिल 1919 ईस्वी यानी कि फरवरी 1920 ईस्वी में 2 बिल पेश किया जाता है इंग्लैंड के संसद में। पहला बिल को यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाता है और दूसरा बिल था इसी को लागू किया जाता है। इस दूसरा बिल में लिखा था क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम। 1917 ईस्वी में एक कानून पारित किया गया। 1918 ईस्वी में यही कानून अपना रिपोर्ट जारी करती है और कुछ सुधार करके एक बिल के माध्यम से इंग्लैंड के संसद में ये बिल पेश करती है। 2 बिल यहाँ पर पेश किया जाता है। एक पहला बिल को रद्द किया जाता है, यानी कि इसमें हो सकता है कुछ भारतीय हित में लिखा हो, इसीलिए इस बिल को रद्द कर दिया गया। और दूसरा बिल पेश किया जाता है जिसका नाम था क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम। इसी नियम को काला कानून या रॉलेट एक्ट कहा गया। इसी नियम को काला कानून या रॉलेट एक्ट कहा गया। अब बात आता है कि इसे काला कानून रॉलेट एक्ट क्यों कहा गया, कोई तो कारण होगा। आइए दोस्तों फिर से इस पर बात करते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट देखो लागू किया गया था 1919 ईस्वी में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की अध्यक्षता में इंग्लैंड सरकार ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून पारित किया गया। 1917 ईस्वी में बोला गया कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिस कानून के अधीन किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर जब चाहे तब हम गिरफ्तार कर सकते हैं। तो 1917 ईस्वी में बोला गया कि कानून बनाया जाए और यह 1918 ईस्वी में ये जो है अपना रिपोर्ट जारी करती है और रिपोर्ट के माध्यम से इसमें कुछ सुधार कर एक बिल के माध्यम से इंग्लैंड के संसद में 2 बिल पेश किया जाता है। पहला बिल को रद्द कर दिया जाता है और दूसरा बिल पेश किया जाता है जो पास हो जाता है, क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम था। और इसी क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम को भारत में काला कानून या रॉलेट एक्ट कहा गया। अब बात करते हैं कि इसे काला कानून और रॉलेट एक्ट क्यों कहा गया, क्या कारण था कि इसे काला कानून और रॉलेट एक्ट कहा गया। इसमें क्या लॉर्ड चेम्सफोर्ड की अध्यक्षता में सिडनी रॉलेट ने क्या इसमें लिख दिया था कि इसे काला कानून
और रॉलेट एक्ट कहा गया। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके आगे। इंग्लैंड के मजिस्ट्रेट को इंग्लैंड के मजिस्ट्रेट को एक पावर दिया गया। इंग्लैंड को मजिस्ट्रेट को एक पावर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति को शक के आधार पर कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है अनिश्चित काल के लिए। इंग्लैंड के मजिस्ट्रेट को यह पावर दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। इंग्लैंड को मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें इंग्लैंड के जो मजिस्ट्रेट थे यह पावर दिया गया था इस रॉलेट एक्ट में कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर अनिश्चित काल के लिए उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद जो 3 व्यक्तियों का आज़ादी होता है उसको छीन लिया जाएगा। पहला था नो वकील, दूसरा नो दलील, तीसरा नो अपील। यानी एक तो बोला गया कि कोई भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके बाद नो वकील, नो दलील, नो अपील, यानी कि वो नहीं वकील रख सकता है, नहीं दलील कर सकता है और नहीं अपील कर सकता है। जब ये तीनों आज़ादियाँ छीन लिया जाएगा तो व्यक्ति कैसे जेल से बाहर आएंगे, ये बहुत बड़ा समस्या हो गया। इसीलिए इसे गांधी जी काला कानून बोले। इस नियम को गांधी जी क्या बोल दिए कि काला कानून है। इसको गांधी जी क्या बोल दिए, ये काला कानून है। इसलिए गांधी जी इसको बोले थे कि यह काला कानून है। और इसके विरोध में गांधी जी बोले कि हम एक देशव्यापी हड़ताल करेंगे। इसके विरुद्ध में गांधी जी बोले कि 6 अप्रैल 1919 को पंजाब के पलवल में एक सत्याग्रह करेंगे। इसी एक्ट के विरुद्ध गांधी जी बोले कि हम 6 अप्रैल 1919 को पंजाब के पलवल में एक सत्याग्रह करेंगे। अगर अंग्रेज इस नियम को, इस कानून को वापस नहीं लेती है तो 6 अप्रैल 1919 को पंजाब के पलवल में हम एक सत्याग्रह करेंगे। और इससे अंग्रेज भी डर गए। अंग्रेज को लग रहा था कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो सिर्फ लाठी लेकर घूमता है, ये बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि इससे के पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को अपना जलवा दिखा चुके थे। तो अंग्रेज भी इससे काफ़ी डर रहे थे। उनको लग रहा था कि जो बूढ़ा व्यक्ति जो बोल रहा है, जो नंगा फकीर है जो बोल रहा है, वो कुछ भी कर सकता है और अपने एक लाठी के सहारे, एक सत्याग्रह के सहारे हम लोग के ऊपर कुछ कर सकता है। तो इसके लिए गांधी जी को अंग्रेजों ने 6 अप्रैल 1919 को पंजाब के पलवल से गिरफ्तार करके इनको भेज दिया गया मुंबई में। क्योंकि मुंबई में उस समय आज़ादी के लिए
कुछ वहाँ पर कोई क्रांतिकारी दौर नहीं चल रहा था, वहाँ पर लड़ाई नहीं हो रहा था। इसलिए अंग्रेजों ने गांधी जी को पंजाब के पलवल से गिरफ्तार करके इनको मुंबई भेज दिया। इसके बाद जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए तब पंजाब के व्यक्तियों को लगा, पंजाब वासियों को लगा कि एक गुजरात का व्यक्ति आकर हमारे लिए इतना कर सकता है तो हम लोग यहीं के रहने वाले इसके खिलाफ क्यों नहीं कुछ करेंगे। तब यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, सैफुद्दीन कुचली और सत्यपाल मलिक। उन्होंने बोले कि हम लोग इसके खिलाफ एक आंदोलन करेंगे। सैफुद्दीन कुचली और सत्यपाल मलिक इन्होंने दो व्यक्ति बोले कि इसके खिलाफ हम लोग एक क्या करेंगे, एक जन आंदोलन करेंगे, एक हिंदू मुस्लिम की एकता को दिखाएंगे। और उनको बहुत अच्छा मौका भी था क्योंकि आगे एक बहुत अच्छा त्यौहार आने वाला था, वो था रामनवमी का त्यौहार। तो सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल मलिक सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक बोले कि हिंदू और मुस्लिम की हम लोग एकता की एक मिसाल पेश करेंगे और रामनवमी के त्यौहार को भी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और अगला तारीख था 9 अप्रैल। अगला तारीख था 9 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल मलिक के नेतृत्व में एक जन आंदोलन चालू किया गया। यानी कि 9 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल मलिक के द्वारा पंजाब में एक जन आंदोलन किया गया। और उस दिन था रामनवमी का त्यौहार और साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल पेश की गई। यानी इस पर्व के दिन हजारों की संख्या में लोग रोड पर निकलकर एक रैली निकाले, अपने हिंदू मुस्लिम की एकता को मिसाल पेश किए, जिससे अंग्रेजों को लगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ तो हम लोग रॉलेट एक्ट लगा दिए हैं, फिर भी यहाँ के जो जनता है रोड पर खुलेआम नारेबाजी कर रहे हैं, रोड पर खुलेआम जुलूस निकाल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम लोग को रॉलेट एक्ट को लाने का क्या फायदा हुआ कि सभी लोग निडर होकर रोडों पर जुलूस निकाल रहे हैं। तो वहाँ के अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया और पकड़कर जेल में बंद कर दिया। जब पकड़कर इनको जेल में बंद कर दिया गया तब यहाँ के लोगों ने गुस्सा होकर कहीं कहीं आंदोलन करने लगे, कहीं कहीं मारपीट करने लगे, कहीं कहीं धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते थे, जिससे अंग्रेज इसको पकड़कर मारते थे। उस समय भी बहुत लोग की जान चला गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी पहले बहुत लोगों का जान चला गया था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जगह जगह धरना उठने लगा, प्रदर्शन दिया जाने लगा कि किसी प्रकार से सैफुद्दीन कुचली और सत्यपाल मलिक को रिहा किया जाए। लेकिन इनको रॉलेट एक्ट के खिलाफ जेल में डाल दिया गया था और जो तीनों आज़ादी था, नो वकील, नो दलील, नो अपील, वो तीनों खत्म हो गया था। तो ये कैसे छूटेंगे। तो इसके बाद आगे बोला गया कि एक और इसके लिए कुछ आंदोलन करना पड़ेगा, तभी जो अंग्रेज है सैफुद्दीन कुचली और सत्यपाल मलिक को छोड़ेंगे। तो बहुत सारा आंदोलन हुआ, बहुत सारे लोग धरना पर बैठे, बहुत लोगों को डंडा से पीटा गया, बहुत लोगों का जान भी चला गया था, तब भी सैफुद्दीन कुचली और सत्यपाल मलिक का रिहाई नहीं हुआ। तब यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं हंसराज। और वो बोलते हैं कि आगे हम लोग का एक और त्योहार आने वाला है, वो है 13 अप्रैल। यानी पंजाब का एक प्रमुख त्यौहार आने वाला था 13 अप्रैल को, बैसाखी का त्यौहार। जैसे हम लोग होली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, ईद मनाया जाता है, उसी प्रकार पंजाब का एक प्रमुख त्यौहार आने वाला था 13 अप्रैल 1919 था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्यौहार था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्यौहार था। तो हंसराज बोले कि 13 अप्रैल 1919 को सभी पंजाब वासियों को अमृतसर के जलियांवाला बाग जो पार्क है उसी में सभी लोगों को बुलाया जाएगा, उसमें सभा किया जाएगा सैफुद्दीन कुचली और सत्यपाल मलिक के रिहाई के लिए।
ये तो सभा किया जाएगा, सैफुद्दीन कुचलू सत्यपाल मलिक के रिहाई के लिए सभा भी होगा। और हम लोग का जो एक भाईचारा है, जैसे ईद मनाया जाता है, उसी प्रकार बैसाख की जो त्यौहार है उसको धूमधाम से मनाएंगे। यानी कि एक के कार दो पंथ होगा। यानी कि हम लोग सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल मलिक के रिहाई का बात भी कर लेंगे, और अपना जो त्यौहार है बैसाख पूर्णिमा उसको क्या कर लेंगे, हम मना लेंगे। तो इसके नेतृत्व में, हंसराज के नेतृत्व में वहां पर एक सभा बुलाया गया। हंसराज के नेतृत्व में 13 अप्रैल 1919 को सभी पंजाब वासियों को जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जलियांवाला बाग में, आइए दोस्तों आगे जानते हैं इसके बाद। हंसराज के नेतृत्व में, हंसराज के नेतृत्व में, हंसराज के नेतृत्व में जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, एक सभा बुलाई गई। हंसराज के नेतृत्व में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, ताकि हम लोग अपना एक बैसाखी का जो त्यौहार है वो भी मना लेंगे, और सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल मलिक की रिहाई का बात भी कर लेंगे। ये तो हंसराज के नेतृत्व में वहाँ पर एक सभा बुला दिया गया। वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। करीब करीब आंकड़ा है, कुछ बाग में करीब करीब 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे। 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे। 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे और वहां पर सभा चल रहा था। वहां पर 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभा चल रहा था। जो जलियांवाला बाग था इसमें क्या चल रहा था, एक सभा चल रहा था, और हंसराज के नेतृत्व में सभा भी बुलाया गया था। और जो हंसराज व्यक्ति था ये गद्दार व्यक्ति था। ये अंग्रेज से भी मिला हुआ था और भारतीय लोगों से भी मिला हुआ था, यानी दोनों तरफ से साथ दे रहा था। इधर भारतीय को बोल रहा था कि आप सफा कीजिए सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल मलिक को छुड़ाने के लिए, और इधर अंग्रेजों से मिला हुआ था। और ये जाकर जनरल आर डायर को बता देता है। जनरल ओ डायर को जाकर यह बता देता है, जनरल ओ डायर को यह बता देता है कि यहाँ पर सभी पंजाब वासियों सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल मलिक की रिहाई को लेकर सभा बुलाए हैं। यहाँ पर कोई त्यौहार नहीं मनाया जा रहा है। तो अंग्रेजों को लगा कि हम लोग रौलट एक्ट लागू किए हैं, फिर भी लोग यहाँ पर सभा का आयोजन किए हैं, त्यौहार मनाए हैं, और ये चुपे चाप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जनरल ओ डायर अपने सैनिक लेकर, अर्धसैनिक बल को लेकर आ जाता है और इस जलियांवाला बाग को चारों तरफ से अपने सैनिकों से घेर लेता है। और जो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड का खूबी यही है, इसमें मात्र 4 फीट का मात्र एक द्वारी है, मात्र 4 फीट का गलियारा है। यही आने जाने का रास्ता इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में। चारों तरफ से सैनिकों से अपना घेरवा लेता है और यहाँ पर तोप लगा देता है और यहाँ पर गाड़ी पर खुद खड़ा हो जाता है और निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाने का आदेश दे देता है। और सभी निहत्थे लोगों पर सभी सिपाहियों गोली चलाने लगते हैं और इस पार्क में अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कोई लोग पेड़ पर चढ़ते हैं तो कोई लोग इधर उधर भागने लगते हैं। पेड़ पर चढ़ रहे थे, उस पर गोली लगा नीचे गिर गए थे। तब एक व्यक्ति को दिखाई दिया कि एक कुआं है, तो अपनी जान बचाने के लिए लोग उस कुएं में जाकर कूद गए। एक व्यक्ति कूदे, उसके बाद दूसरा व्यक्ति उस कुएं में कूदे, तीसरा व्यक्ति उस कुएं में कूदे, चौथा व्यक्ति उस कुएं में कूदे, पांचवा, छठा, सत्ता, और इसी प्रकार से कुआं व्यक्तियों से भर गया। पूरा कुआं उस व्यक्तियों से भर गया। आप ही सोचिए, जो नीचे व्यक्ति होगा उसका क्या हाल होगा। जो ऊपर था उसको बंदूक की गोलियों से भूंज दिया गया। बहुत सारे लोग इसमें मारे गए और करीब करीब जब सरकार आंकड़ा जारी करती है तो बोलती है कि मात्र 389 व्यक्ति मारे गए थे या 1,000 व्यक्ति मारे गए थे। आप ही बताइए कि 20,000 लोग इस पार्क में उपस्थित थे और सरकार आंकड़ा जारी करती है
389 व्यक्ति ही मारे गए थे, 1000 ही व्यक्ति मारे गए थे, तो और सारा व्यक्ति कहाँ गए? मानते हैं कि कुछ घायल हुए थे, फिर भी इतने थोड़ी ना मरे थे, बहुत सारे लोग मारे थे। इसीलिए इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बहुत ही एक दुखद घटना है। अगर आज भी जाओगे, यहाँ देखोगे कुआं, यहाँ पर एक कुआं है और कुआं में आज भी देखोगे तो उसका जो रंग है पानी का आज भी लाल है। उसको लोग घूमने के लिए जाते हैं, एक पार्क के रूप में इसको विकसित किया गया है। आज भी जाओगे तो जगह जगह गोलियों का निशान बनाया गया है, यहाँ पर ये गोली चला था। और आज भी इस जलियांवाला हत्याकांड में जाओगे, इस पार्क में जाओगे, तो इस दृश्य को देखकर अगर तुम एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो तुम्हारा जो ये हृदय है कांप उठेगा। देखकर आंख से आंसू आ जाता है। क्या ये घटना घटा था? ये जो अंग्रेज थे कितना निर्दयी थे, निहत्थे पर लोगों पर गोलियां चलवा देते हैं। आज भी कोई वार करता है तो निहत्थे लोगों पर वार नहीं करता है। दोस्तों, अगर किसी को भी बोल दिया जाए कि आप भी निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाए तो हिम्मत नहीं करेगा कि निहत्थे लोगों पर वार करे। लेकिन अंग्रेज इतना लायक थे कि क्या कर दिए थे, निहत्थे लोगों पर वार कर दिए, जिससे हजारों की संख्या में लोग मारे गए। और इसी घटना से दुखित होकर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिए थे और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। यही था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। आइए दोस्तों, इसको यहाँ पर लिख कर समझा देते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। दोस्तों देखिए, रॉलेट एक्ट लिखे है कि रॉलेट एक्ट क्या था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक क्रांतिकारी अराजकता कानून बनाया गया और 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। और किसी किसी बुक में दोस्तों यहाँ पर 18 मार्च भी दिया है, तो इससे कोई गलत नहीं है। 21 मार्च या 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया और इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जा सकता था। कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं तथा कोई वकील नहीं रखा जा सकता था। यानी कि तुम न्यायालय में नहीं जा सकते हो, नहीं अपील कर सकते हो, नहीं दलील रख सकते हो, नहीं दलील कर सकते हो और नहीं वकील रख सकते हो। इतना ही अत्याचारी नियम था या कानून था। इस एक्ट के तहत व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी कि व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करने के नियम नहीं था। 6 अप्रैल 1919 को इसके विरुद्ध गांधी जी ने एक सत्याग्रह बोले कि अगर अंग्रेज ये लोग अपना नियम वापस नहीं लेते हैं तो हम एक बहुत बड़ा देशव्यापी सत्याग्रह करेंगे या जन आंदोलन करने की अपील की। और गांधी जी ने इसे ही काला कानून कहा। गांधी जी से ही काला कानून का है। क्यों काला कानून का है? क्योंकि ये जो तीनों हम लोग का आज़ादी दिया गया है, ये तीनों आज़ादी को इसमें से छीन लिया गया था। देखिए यहाँ पर कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, तो इसलिए इसे गांधी जी क्या बोले कि यह एक काला कानून है। और इसी एक्ट के अंतिम परिणाम क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। तो यही था रॉलेट एक्ट। अब दूसरा लिखे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसका क्या कारण था? तो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा बोला गया कि हम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक सत्याग्रह करेंगे। क्यों गांधी जी बोले थे कि हम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करेंगे? क्योंकि गांधी जी से पहले अंग्रेज से बोल दिए थे कि तुम लोग जो ये कानून है इसको वापस लो। अगर वापस नहीं लोगे तो इसके विरुद्ध में क्या करेंगे, हम एक जन आंदोलन करेंगे। यानी क्या करेंगे, एक सत्याग्रह करेंगे। और इसका बताए भी दिए थे कहाँ से चालू करेंगे, यानी कि पंजाब के पलवल से बोले थे कि हम क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। और बोले कि क्या जन आंदोलन पंजाब के पलवल से करने की योजना बनाई। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को गिरफ्तार करके मुंबई भेज दिया गया दोस्तों। यहाँ से पंजाब से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए अंग्रेज और इनको कहाँ भेज दिए, मुंबई भेज दिए। इसी वजह से 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल मलिक
सत्यपाल मलिक द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता की रैली निकाली गई। इसके विरुद्ध में सत्यपाल मलिक एवं सैफुद्दीन किचलू के द्वारा मुस्लिम एकता की रैली निकाली गई। यानी कि उस दिन रामनवमी का त्यौहार था और यहीं पर सोचा गया कि एक बहाना भी हो जाएगा कि हम लोग क्या मना रहे हैं, अपना त्यौहार निकाल रहे हैं। इसी के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता की वहाँ पर मिसाल पेश की गई थी। लेकिन इस रैली में सत्यपाल मलिक एवं सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके गिरफ्तार कर लिया गया सैफुद्दीन किचलू को। तब तो गिरफ्तार हो गए तो लोग वहाँ पर क्या करेंगे? जब दो व्यक्ति हमारे क्रांतिकारी नेता गिरफ्तार हो गए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब जाकर इसके विरुद्ध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी, जहां मजिस्ट्रेट डायर ने अंधाधुंध गोलियां निहत्थे लोगों पर चलवाने का आदेश दे दिया था, जिसमें से लगभग 379 व्यक्ति या 1000 व्यक्ति मारे गए और हजारों लोग घायल हुए थे। इसी दुखद घटना के विरोध से महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए थे। यही था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड और ये था रॉलेट एक्ट। अगर आप लोग इतना लिख देते हैं 10th क्लास में, तो जो हरदम जब भी एग्जाम में रॉलेट एक्ट 2 नंबर का है दोस्तों, अगर इतना आप लिख लेते हैं तो 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। और ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब भी आया है दोस्तों 2 नंबर का आया है। और इतना अगर आप पेन डाउन कर लेते हैं, अगर आप इतना आप लिख लेते हैं तो आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। इसमें से 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है दोस्तों। तो इससे पहले दोस्तों एक वीडियो हम बना चुके हैं, जो टॉपिक था भारत में राष्ट्रवाद, उसका ही वीडियो बनाए थे। एक टॉपिक था उसमें प्रथम विश्व युद्ध, और ये मेरा दूसरा वीडियो है। जो दूसरा वीडियो हम बनाया है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी प्रकार दोस्तों अगला वीडियो भी जारी रहेगा और अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे भारत में जो राष्ट्रवाद है, इसी के ही बारे में बताएंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है और राष्ट्रवाद के क्या क्या कारण थे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और अगले वीडियो में आगे भारत में राष्ट्रवाद बनाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। तब तक धन्यवाद।